जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पुनः एक बार आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग 12th वर्ग के जीव विज्ञान के तीसरे अध्याय जिसे मानव जनन कहते हैं उस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आज की चर्चा का विषय हमारा मानव अंडाशय अर्थात ह्यूमन ओवरी को लेकर है, जिसे मैंने टॉपिक ह्यूमन ओवरी के रूप में यहाँ मेंशन किया है। ये जो डायग्राम बनाया गया है ये मानव अंडाशय का है। स्त्रियों में 2 अंडाशय होते हैं, 2 ओवरी होते हैं और ये दोनों ओवरी हमारे कमर के पास पेल्विक गर्डल के पास वृक्क के पीछे में मौजूद रहते हैं, जिसको पेल्विक रीजन कहते हैं, श्रोणी क्षेत्र कहते हैं। और ये दोनों अंडाशय एक ही जगह नहीं रहते हैं बल्कि एक बायां और एक दायां रहता है और संख्या में 2 होता है। देखने में बादाम के आकार का लगता है, भूरा गुलाबी रंग का होता है और यह अंडाशय जिस नली से जुड़ा हुआ रहता है उस नली को हम लोग अंडवाहिनी नली अर्थात ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी नली या यूटेरिन डक्ट के नाम से जानते हैं। अंडाशय में जन्म के पहले से लेकर जो इस लड़की जन्म ले ली है और जन्म के बाद 13 से 15 वर्ष की अवस्था में जब वह प्यूबर्टी अर्थात यौवन अवस्था को प्राप्त करती है, उस समय तक जो परिवर्तन होते हैं उन सभी परिवर्तनों को आंतरिक होने वाली क्रियाओं को अंडाशय के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं चलती हैं, जो परिवर्तन चलते हैं, उनको मैंने इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया है। इसलिए आपको थोड़ा सा फिगर देखने में टफ लग रहा होगा, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इस डायग्राम को जब आप समझ लीजिएगा तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए हमारा जो अंडाशय होता है वो अंडाशय जिस नली से जुड़ा हुआ रहता है ये आगे जाके नली बन जाती है, जिसको ओविडक्ट या यूटेरिन डक्ट या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। हिंदी में उसको अंडवाहिनी नली कहा जाता है। अंडवाहिनी नली और अंडाशय जहां एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं वह स्थान सकरा होता है और हाइनस होता है। इस सकरे स्थान से तंत्रिकाएं अर्थात नर्व्स एवं ब्लड कैपिलरी अर्थात रक्त नलिकाओं का सघन जाल, सघन गुच्छा जो है अंदर प्रवेश करता है। अंडाशय के 2 क्षेत्र होते हैं, एक परिधीय क्षेत्र अर्थात बाहरी क्षेत्र और एक आंतरिक क्षेत्र अर्थात केंद्रीय क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र को कॉर्टेक्स कहते हैं और आंतरिक क्षेत्र को मेडुला कहते हैं। मेडुला केंद्रीय भाग है, बीच वाला हिस्सा है अंडाशय का, और कॉर्टेक्स बाहरी हिस्सा है, परिधीय हिस्सा है अंडाशय का। हमारा अंडाशय शुरुआत में एक लेयर से घिरा हुआ रहता है जिसको कि हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम कहते हैं। जैसे जैसे अंडाशय विकास करता है वैसे वैसे इसमें और भी लेयर दूसरे बनते चले जाते हैं। सबसे बाहरी लेयर जर्मिनल एपिथेलियम है जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया है। लाल कलर से उसके बीच वाला मध्य लेयर है जिसको पेरिटोनियम हम लोग कहते हैं और सबसे अंदर में जो मैंने ब्लैक कलर से आपको दिखाया है इसको हम लोग ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहते हैं। यह भूरे रंग का, ब्राउन कलर का होता है। जिस समय कोई कन्या भ्रूणीय अवस्था में रहती है उसी समय से उसके अंडाशय फंक्शन करना, कार्य करना शुरू कर देती है और अंडाशय में फॉलिकल्स का निर्माण शुरू हो जाता है। लेकिन वह फॉलिकल शुरुआती अवस्था में वो भ्रूणिया कहलाता है और इसकी संख्या लगभग 2 मिलियन होती है। और जैसे जैसे भ्रूण गर्भ के अंदर कन्या भ्रूण विकास कर रहा होता है वैसे वैसे इस फॉलिकल्स में भी, इस ओवोनिया में भी विकास होता है और साथ ही साथ डीजनरेशन की क्रिया भी चलती है। डीजनरेशन का मतलब हो गया कि फॉलिकल्स जो 2 मिलियन रहते हैं उनकी संख्या घटती चली जाती है। उनमें से कई सारे फॉलिकल जो हैं वह डीजनरेट हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया, अब अंदर की रचनाओं को मैं दिखा रहा हूँ। ये सबसे पहले मैंने आपको दिखाया है, ये ओवोनिया भी कहलाता है, ओवेरियन फॉलिकल्स भी कहलाता है या प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स भी इसे हम लोग कह सकते हैं।
ये संख्या में लगभग 2 मिलियन होते हैं। इनमें से एक को मैंने आगे ले जाकर आपको दिखलाया है। आगे देखिए, ये आपको वो साइट है और वो साइट में एक लेयर है जिसको थीका लेयर हम कहते हैं। थीका लेयर का मतलब हो गया कि ये फैट से बना हुआ एक लेयर हो गया। आगे हम लोग जाते हैं तो लाल कलर से जिसको दिखलाए हैं इसको हम लोग कहते हैं फॉलिकुलर एपिथेलियम, और अंदर में जो दिखलाया गया है ये टोटल जो रचना है ये प्राइमरी oocyte में बदल गई। यानी आपका जो फॉलिकल्स है या ओवोनिया है वही प्राइमरी oocyte अर्थात प्राथमिक अंडकोशिका में बदल जाती है। प्राथमिक अंडकोशिका अपनी क्रिया को यही नहीं रोकती है, इसमें विकास लगातार होता रहता है और ये विकास करने के दौरान डेवलपिंग प्राइमरी फॉलिकल्स कहलाता है, अर्थात विकासशील प्राथमिक पुटिकाएं कहलाता है। और इसमें बहुत सारे लेयर जो है लाल लाल लेयर बन जाते हैं जिसको कि हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं। और ये ग्रेनुलोसा सेल्स जो है अनेक लेयर में अनेक आवरणों का बना हुआ रहता है, इसलिए मैंने लिखा है मल्टी लेयर ग्रेनुलोसा सेल। और उसके अंदर सिंगल जो ब्लू कलर से दिखाया गया है ये फॉलिकल सेल है जो एक स्तर वाला होता है। और इसके अंदर में सेकेंडरी oocytes है जो सेकेंडरी फॉलिकल सबसे पहले बनते हैं, बाद में जाके सेकेंडरी oocytes का निर्माण करते हैं। इसी के अंदर में आपका ये जो रचना जो देख रहे हैं यही रचना आगे जाकर के ओवम बनाएगी, ओवम बनाती है। लेकिन वो ओवम कहाँ बनता है, जब ओवुलेशन की क्रिया यानी स्त्री के शरीर से सेकेंडरी oocyte निकल जाता है और अंडवाहिनी नली में चला जाता है और निषेचन का इंतजार कर रहा होता है, तब सेकेंडरी oocyte जो है ओवम कहलाता है। लेकिन वह सेकेंडरी oocyte शुरुआती अवस्था में फॉलिकल्स के रूप में रहते हैं। फॉलिकल से ये बन जाते हैं किस रूप में, प्राइमरी oocytes में। प्राइमरी oocytes से बदल जाते हैं किस रूप में, प्राइमरी फॉलिकल्स में। अब प्राइमरी फॉलिकल्स जो है वह बाद में बदल जाता है आपके सेकेंडरी oocytes। तो देखें हमारे ये जो ओवम है जिसको हम लोग सेकेंडरी oocytes कह रहे हैं, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको ओप्लाज्म के नाम से जानते हैं। प्रोटोप्लाज्म आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही प्रोटोप्लाज्म जब अंड कोशिका के अंदर रहती है तो उसको ओप्लाज्म कहते हैं। ओप्लाज्म में कहीं-कहीं आपको जगह-जगह पर एंट्रम का निर्माण हो जाता है जो एक प्रकार से रिक्त स्थान होता है, लेकिन यह रिक्त स्थान बिल्कुल रिक्त नहीं होता बल्कि इसमें लिक्विड फॉलिकुली नामक पदार्थ भरे हुए रहते हैं। एंट्रम एक प्रकार का फॉलिकुलर कैविटी है जो भरा हुआ है लिक्विड फॉलिकुली से। इसके आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि इस बहुत सारे जो एंट्रम है आपस में मिल जाते हैं अर्थात मर्ज कर जाते हैं, और मर्ज करने की वजह से एक बहुत बड़ा एंट्रम एक बहुत बड़ा फॉलिकुलर कैविटी का निर्माण कर देता है। ये फॉलिकुलर कैविटी जब बड़ा हो जाता है तो ये अंदर की जो कोशिका है जिसको कि सेकेंडरी oocytes कहते हैं उसको ये धकेलता है, पुश करता है। किधर पुश करता है, परिधि की तरफ पुश करता है जिसको कि हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स कहते हैं, उसके तरफ ये पुश कर देता है। अब जब ये पुश करता है तो बाद में जाकर के जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा का निर्माण हो जाता है। यानी जब एंट्रम बड़ा हो जाता है और ये पुश करता है तो उसके सबसे बाहर का जो लेयर होता है वो कोरोना रेडिएटा कहलाता है और अंदर का ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ जोना पेलुसिडा। इसके आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो यहाँ तक देखिए ये सारी क्रियाएं जो हो रही थी प्राइमरी फॉलिकल्स और प्राइमरी oocytes से यहाँ तक जो क्रियाएं हो रही थी ये क्रियाएं आपको जन्म से पहले हो रही थी, यहाँ तक जन्म से पहले क्रिया हो रहा था। लेकिन अब इसके बाद का जो क्रिया होगा तो जन्म के बाद होगा और 13 से 15 वर्ष का स्त्री होने के पहले होगा। यानी स्त्री का 13 से 15 वर्ष से पहले की अवस्था और जन्म के बाद की अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है वो ये सारा, ठीक है। ये देखिए सेकेंडरी oocytes बन गए। कब सेकेंडरी oocytes बन गए, जब एंट्रम जो है सभी मिल करके एक बड़ा एंट्रम बना दिया और इसके अंदर जो है पुश किया। पुश करने से ये जो है सेल परिधि की तरफ चले गए और इसमें जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा बन गया, तो जाकर के ये जो है आपका सेकेंडरी oocytes के रूप में बन गया। अब ये सेकेंडरी oocytes जो है यह क्या होता है, स्त्रियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल की क्रिया चलती है। जब स्त्री 13 से 15 वर्ष की हो जाती है तो 28 दिनों के अंतराल पर, नॉर्मल 28 दिन के अंतराल पर, लेकिन जनरली हम लोग बोलते हैं 28 दिन, लेकिन कभी-कभी ये 32 से 35 दिन के अंतराल पर भी होता है। और इसका साइकिल जो चलता है 3 से 5 दिन तक चलता है, कभी-कभी आगे पीछे थोड़ा सा हो सकता है। तो देखिए ये सेकेंडरी oocyte जब स्त्री मेंस्ट्रुएशन साइकिल जिसको हम लोग पीरियड कहते हैं वो पीरियड का 14वां दिन रहता है
तो ये सेकेंडरी ओसाइट उसके शरीर से, ओवरी के शरीर से बाहर निकल जाता है। ओवरी से जब बाहर निकलता है तो बाहर निकलने के बाद ये सेकेंडरी ओसाइट से डिस्चार्ज हो गया, जिसको कि हम लोग अंड निक्षेपण ओव्यूलेशन कहते हैं। और कब होता है? 14वां दिन होता है। इस सेकेंडरी ओसाइट्स में एक पोलर बॉडी भी आपको दिखाया गया है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है और अंदर में जो बच जाता है वह जो है खून का थक्का रहता है और साथ ही साथ रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल रहता है। रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम एक टेम्पोररी रचना है, अस्थायी रचना है जो बाद में गायब हो जाती है और यह एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसा काम करता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के जैसा काम करता है। यह ल्यूटीन नामक पदार्थ से, पीले पदार्थ से भरा हुआ रहता है, इसलिए इसको येलो बॉडी भी हम लोग कहते हैं। और यह रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स अर्थात कॉर्पस ल्यूटियम भी जब डिजनरेट हो जाता है, अर्थात जब ये लुप्त होने लगता है, तो उस समय यह कॉर्पस एल्बिकस में बदल जाता है और यह पीला नहीं रह करके उजले रंग में बदल जाता है, उजला कलर का हो जाता है, जिसको कि व्हाइट बॉडी। इस प्रकार से सारी क्रियाएं जो है आपको अंडाशय के अंदर चलती है। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो मैं सेकेंडरी ओसाइट दिखा रहा हूं, ये सेकेंडरी ओसाइट से जो है अलग-अलग नाम से जाना जाता है और यह जब आपका निषेचन का इंतजार कर रहा होता है, अंडाशय से बाहर निकल जाता है, अंडवाहिनी नली में पहुंचता है और निषेचन का इंतजार कर रहा होता है, उस समय ये ओवम कहलाता है, जिसको हम लोग अंडाणु भी कहते हैं, ओवा भी कहते हैं, एग भी कहते हैं। ओवम का डायग्राम एक अलग हम बनाएंगे और बनाने के बाद उस डायग्राम में जितनी भी रचनाएं हमने यहाँ पर लिखी हैं, आपको इससे संबंधित उनमें से कुछ रचनाओं को विस्तार के साथ क्लियर किया जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए।